1992 में हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, ठीक है। और जैसा आपने बताया कि 1994 में आपका करियर स्टार्ट हुआ है एसबीआई के साथ, तो उस टाइम का एटमॉस्फेयर कैसा था? और हर्षद मेहता का जो जो टाइम था, उसके पहले जो तेजी हुई थी, हाँ, वो इंडिया ने कभी नहीं देखी नहीं थी। देखी थी। जो परसेंटेज अप्रिसिएशन की जो तेजी है, 2030 तक क्या लगता है निफ्टी 1 लाख तक पहुंच पाएगा? क्या भारत ग्लोबल मार्केट का लीडर बन सकता है? मेरे ख्याल से भारत ग्लोबल मार्केट का लीडर ऑलमोस्ट बन चुका है। जियो और ब्लैक रॉक का जैसा हमने देखा है कि जेवी हुआ है जॉइंट वेंचर, और वो म्यूचुअल फंड स्पेस में आ रहे हैं, तो एएमसीज को क्या चैलेंजेस दिख रहे हैं सर, और क्या ये डिस्टर्ब करेगा ये स्पेस? आपका इन्वेस्टिंग आइडल कौन रहा है सर? क्या इंडिया में भी इलॉन मस्क जैसा कोई विजनरी इन्वेस्टर हो सकता है? इलॉन मस्क तो इन्वेस्टर नहीं है, वो तो इन्वेंटर है। ओके, अच्छा। राइट। 100 करोड़ बनाने के लिए सैलरी भी 1 करोड़ होना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में मार्केट की कहानी फंड मैनेजर की ज़ुबानी। आज हमारे साथ एक ऐसे मार्केट लीजेंड है जिनका 3 डिकेड से ज़्यादा का मार्केट सफ़र रहा है। इन्होंने एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचएसबीसी, आदित्य बिरला, मैक्स लाइफ जैसे इंस्टीट्यूशन में काम किया है, और अब ये ट्रस्ट म्यूचुअल फंड में सीआईओ पोजीशन पे है। स्वागत है मीर जी आज के इस पॉडकास्ट में मार्केट की कहानी फंड मैनेजर की ज़ुबानी। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो, ऑलवेज अ प्लेजर। सर, आपकी जर्नी में पढ़ रहा था सर, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, 30 साल का आपका एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, और आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए सर आप। श्योर। वैसे तो मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ। ओके। और 1 साल मैंने इंजीनियरिंग के बाद इंजीनियर की तरह जॉब भी किया। ओके। लेकिन तब जब न्यूज़पेपर पढ़ते थे, मैगजीन पढ़ते थे, हाँ जी। तो ये स्टॉक मार्केट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था। ओके। एंड सेकंड इज, मैंने देखा कि इंजीनियरिंग में जो सैलरीज थी, हाँ जी। उसके कंपैरिजन में जो एमबीए थे, हाँ। उनकी सैलरीज बहुत ज़्यादा होती थी। अच्छा। ओके। तो काफ़ी सिंपल सॉल्यूशन था कि भाई, अगर ज़्यादा कमाना है हाँ। तो एमबीए की डिग्री इंटरेस्टिंग लग रही है। एग्जैक्टली। तो फिर मैंने 6 महीना प्रिपेयर किया, हाँ। और लकीली आईआईएम में मेरा एडमिशन हो गया। अच्छा। और उसके बाद जब चॉइस मिली आईआईएम से, तो मैंने कैपिटल मार्केट्स में जो एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट था, ओके। वहाँ पे मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, और कैंपस से ही वहाँ पे हमारी प्लेसमेंट हो गई। ओके। और एसबीआई म्यूचुअल फंड तो वैसे ही कैपिटल मार्केट्स में था, करेक्ट। म्यूचुअल फंड में था। यस। तो तब से ही पहली जॉब भी मेरी म्यूचुअल फंड से शुरू हुई। अच्छा, और बढ़िया। मैं देख रहा हूँ कि 30 साल से वही कर रहे हैं अभी तो। ओके, बढ़िया। सो वो सब आपने कब स्टार्ट किया था, मतलब एसबीआई से आपका जर्नी कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ सर? सो एसबीआई मैंने जब एमबीए पास किया 1994 में, अच्छा। तो एसबीआई में मेरा पहला जॉब था, Okay. एसबीआई म्यूचुअल फंड में। ओके। और वो तब बॉम्बे में हेड ऑफिस थी, तो सारे जो इन्वेस्टमेंट्स वाले थे वो एनीवे बॉम्बे में बैठते थे। हाँ। तो आई मूव टू बॉम्बे ओके। एंड स्टार्टेड माय करियर एज अ एनालिस्ट, ओके। एंड देन एज अ फंड मैनेजर। डीलिंग भी किया थोड़े दिन। सो Okay. इक्विटी एनालिस्ट भी था मैं, इक्विटी डीलर भी था, अच्छा। इक्विटी फंड मैनेजर भी था। ओके। और फिर 6 साल एसबीआई में काम किया। अच्छा। और उसके बाद मैंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल Okay. फंड ज्वाइन किया। Okay. और उसके बाद काफ़ी सारे डिफरेंट म्यूचुअल फंड में फिर मेरा एक्सपीरियंस हुआ। ओके, बहुत ही बढ़िया। मीर जी, मुझे याद है 1992 में हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, ठीक है। और जैसा आपने बताया कि 1994 में आपका करियर स्टार्ट हुआ है एसबीआई के साथ, तो उस टाइम का एटमॉस्फेयर कैसा था? मतलब एक इन्वेस्टिंग करने के लिए इन्वेस्टर का माइंडसेट क्या हुआ था सर उस टाइम पे? तो अगर आप वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। वो बहुत ही, मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिन थे। हाँ। ओके। और हर्षद मेहता का जो जो टाइम था, उसके पहले जो तेजी हुई थी, हाँ, वो इंडिया ने कभी नहीं देखी नहीं थी। देखी थी। जो परसेंटेज अप्रिसिएशन की जो तेजी है, हाँ। वो उसका कंपैरिजन आज तक नहीं हो सकता। अच्छा। जो जो 2-2.5 साल में जो तेजी हुई वहाँ हाँ, पे, हाँ, हाँ। 1991 में जहाँ पे पीक हुआ था, करेक्ट। उसके पहले जो 2-2.5 साल थे, हाँ। और उसमें जो मार्केट कैप क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन हुई, हाँ। मैं कहूँगा कि आज के जो काफ़ी सारे रिनाउंड इन्वेस्टर्स हैं, हाँ। वो टाइम की पैदाइश है। करेक्ट।
ओके Correct. उनकी जो इनिशियल कैपिटल है हाँ उस तरह की तेजी में बनी Okay. थी। काफी सारे जो हम आज बड़े बड़े नाम देख रहे हैं, करेक्ट तो उनका मैं देखूंगा कि इनिशियल कैपिटल, इनिशियल करियर में देखूंगा वो वहां से शुरू हुआ। फिर ऑफ कोर्स एक क्रैश आया, लेकिन दैट आल्सो कोइंसाइडेड विद जो मनमोहन सिंह ने ओपनिंग अप किया इकोनॉमी का। ओके सो 1991 में हमारा जो पूरा ओपनिंग अप लिबरलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, हाँ जी उससे जो क्रैश हुआ, हाँ वो क्रैश का बॉटम बन के वहां से वो ऑप्टिमिज्म शुरू हुई ओके कि अब ओके इंडिया ग्लोबलाइज हो रहा है, हाँ जी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो रहा हाँ है, हाँ हाँ डीरेगुलेशन हो रहा है, ओके इंडस्ट्रीज को फ्री किया जा रहा है, कैपिटल मार्केट्स को फ्री किया जा रहा है। ओके तो वो सारी इमर्जिंग मार्केट स्टोरी तो बनी रही थी, उसमें हाँ जी। इंडिया भी शामिल हो गई ओके और फॉरेन कैपिटल फॉर द फर्स्ट टाइम आना शुरू हुआ। आना शुरू हुआ तो एफआईआईज की एंट्री जो है हाँ वो 92-93 से शुरू हुई इंडिया में, ओके और वो एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक फेज बनने लगा था हाँ, कि भाई हाँ। इंडिया इज नाउ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। हाँ हाँ और पैरेलली क्या हुआ कि फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड्स का लाइसेंस भी मिलने या लगा। या तो पहले तो सिर्फ यूटीआई था और 3-4 मैं कहूँगा बैंक स्पॉन्सर्ड, पीएसयू बैंक स्पॉन्सर्ड म्यूचुअल फंड्स थे करेक्ट जो लेट 80s में अप्रूवल मिली थी। करेक्ट बट 93-94 में नए जो प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड्स है वो एंट्री करना शुरू किए। तो एक तरफ से आपकी कैपिटल मार्केट्स ग्रो कर रही थी, हाँ एफआईआईज का इन्फ्लो आ रहा आ रहा था, था नए नए म्यूचुअल फंड्स आ रहे थे, नई नई स्कीम्स आ रही थी। तो मैं कहूँगा एक बहुत ही पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक ग्रोथ फेज था वो। अच्छा। इनिशियल जब होती है तो हाँ एक्साइटमेंट जी बहुत, यस सब नई, एवरीथिंग वाज न्यू, हाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स नए थे, हाँ जी। इन्वेस्टर्स नए थे, म्यूचुअल फंड्स नए थे, एनालिस्ट नए थे, फंड मैनेजर नए थे। पहले तो हमारे पास रिसर्च भी नहीं थी, बिल्कुल तो वो वहाँ पे पहले रिसर्च ये होता था कि आपको एनुअल रिपोर्ट मिल गया, वही रिसर्च है। अच्छा आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, वो रिसर्च वो है। research करेक्ट वो लेवल पे शुरू किया। हाँ बट जैसे एफआईआईज आए हाँ तो उनके जो ब्रोकर्स थे ग्लोबल वो हाँ। भी आए, हाँ हाँ राइट। तो मेरिल लिंच, जेपी Correct. मॉर्गन, काफी सारे छोटे छोटे नाम भी थे, वो सब भी इंडिया में अपनी शॉप, इन्वेस्टमेंट बैंक्स और ब्रोकर्स ने शॉप शुरू किया। तो आई थिंक पहली बार हमको ग्लोबल लेवल का एक्सपोजर मिला इन टर्म्स ऑफ फंड मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ इक्विटी रिसर्च। तो मैं कहूँगा कि कैपिटल मार्केट्स और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री की भी जो मैं कहूँगा प्रोफेशनल जड़ है, हाँ हाँ वो हाँ, वहाँ से स्टार्ट हुई। वहाँ से शुरू हुई थी। तो काफ़ी चैलेंजेस भी आपको दिखाई दी और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी दिखाई दी। हम तो बहुत यंग थे, तो हमें तो अच्छा। सिर्फ अपॉर्चुनिटी दिखाई देती थी अच्छा। और हमें कुछ पता ही नहीं था, तो रिस्क का पता ही नहीं था अच्छा, हमें। अच्छा। तो वहाँ पे तो ब्लू स्काई था, हाँ जो सब कर रहे थे वो एक्साइटिंग ही था, करेक्ट क्योंकि मिस्टेक क्या होती है वो हमें पता ही नहीं था। हाँ जी क्योंकि बिल्कुल। एक्सपीरियंस ना मुझे एक्सपीरियंस था ना मेरे बॉस को एक्सपीरियंस था। अच्छा तो हम तो बस डे टू डे जैसे जो नया हो रहा है वो करते जा रहे थे और हाँ। सीखते जा रहे थे। अच्छा बढ़िया। सर आपने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री देखी है, इंश्योरेंस देखा है, ग्लोबल इन्वेस्टिंग भी देखी है, तो सबसे ज़्यादा आपको चैलेंजिंग कहाँ पर लगा है सर अभी तक? मेरे ख्याल से एज ए इन्वेस्टर चैलेंजेस सेम रहते हैं, ओके चाहे आप उसको पोर्टफोलियो इंश्योरेंस का मैनेज कर रहे हो हाँ या जी। म्यूचुअल फंड का मैनेज कर रहे हो या फिर ग्लोबल सॉवरेन वेल्थ फंड का मैनेज कर रहे हो। हाँ जी अल्टीमेटली एज अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपको क्या करना है? हाँ आपको बेंचमार्क को बीट करना है हाँ और आपको पीयर ग्रुप से बेटर करना है। करेक्ट तो वो प्रेशर आई थिंक सिमिलर रहते हैं। हाँ जो प्रोडक्ट की जो रैपर होती है, प्रोडक्ट की जो कंस्ट्रक्ट होती है, वो कस्टमर के लिए अलग होती है। हाँ जी। इंश्योरेंस में आपको अलग तरीके से Yes. दिखेगा, म्यूचुअल फंड में आपको अलग तरीके से दिखेगा, एटसेट्रा। बट अंडरलाइन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो होता है वो तो सेम ही है। हाँ आपको जी। X% अल्फा जनरेट करना है। करेक्ट। अभी मेरे जी आपका एक नया एनएफओ आ रहा है, ट्रस्ट मल्टी कैप, तो इसके बारे में कुछ डिटेल बताइए हमने कि कैसे आपने ये अभी सोचा कि मल्टी कैप अभी क्यों, तो अगर आप उसके बारे में और कुछ हमें बताए प्रोडक्ट के बारे में। श्योर। तो जैसे आपको पता है वी आर अमंग्स द यंगेस्ट म्यूचुअल फंड हाउसेज इन द कंट्री यस एंड अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग आल्सो, हाँ जी। थैंकफुली। तो हमने वैसे तो हमें अप्रूवल 4 साल पहले मिल गई थी, ओके और तब हमने फिक्स्ड इनकम फंड लॉन्च किए थे। ओके लेकिन फिर जो कोविड वगैरह हुआ तो उसकी वजह से हमें थोड़ा डिले हो गया, और इक्विटी फंड जो है हमने पिछले साल लॉन्च किया, फर्स्ट Okay. इक्विटी फंड। ओके तो जो फर्स्ट इक्विटी फंड हमने लॉन्च किया वो फ्लेक्सी कैप फंड था। ओके ओके और वो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड गुड परफॉर्मेंस एंड ऑल दैट, इन्वेस्टर सपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूटर सपोर्ट, वो अभी 1100 करोड़ क्रॉस कर चुका है। बढ़िया बढ़िया। फिर हमने नवंबर में एक स्मॉल कैप फंड लॉन्च किया, ओके और तब डिसीजन ये था कि स्मॉल कैप फंड करें, मिड कैप फंड करें, या लार्ज कैप फंड करें, या मल्टी अच्छा। कैप फंड करें। ओके बट हमारी जो व्यू तब थी कि स्मॉल कैप में अभी भी जूस है, अच्छा और जो नंबर ऑफ चॉइसेस है हाँ
खास करके हमारी जो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल है हाँ हाँ वो अगर देखें तो स्मॉल कैप बेटर फिट था। तो अच्छा हमने डिसाइड किया कि इंस्टेड ऑफ मिड कैप फंड और हाँ लार्ज एंड मिड कैप फंड करेक्ट वी लॉन्च अ स्मॉल कैप फंड। ओके तो वो उसने भी नवंबर में लॉन्च किए, अच्छी सक्सेस मिली और वो भी इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 7 महीने में वो भी हाँ 1000 करोड़ क्रॉस कर गया है। ओके ओके तो क्या है कि अभी तो हम यंग फंड है, हाँ जी तो हमारे पास तो अभी बेसिक फंड्स भी सारे नहीं है। करेक्ट तो करेक्ट लॉजिकली हमें जो सारी बास्केट है हाँ वो डिस्ट्रीब्यूटर्स और इन्वेस्टर्स को Okay. ऑफर करनी है। ओके तो फ्लेक्सी कैप के बाद स्मॉल कैप, हम्म। स्मॉल कैप के बाद हमें लगता है कि मल्टी कैप इज अ Okay. गुड नेक्स्ट फंड टू लॉन्च, ओके क्योंकि अभी भी हमें लार्ज मिड और स्मॉल तीनों कैटेगरीज में अपॉर्चुनिटीज दिख रही दिख रही है इन्वेस्टमेंट की। ओके और ओके फ्लेक्सी कैप फंड में क्या होता है कि उसमें फंड मैनेजर की चॉइस रहती है, हाँ फंड जी। मैनेजर की डिस्क्रिप्शन रहती Correct. है कि कितना लार्ज में डाले, कितना मिड में कितना डाले, mid में कितना डाले। स्मॉल में डाले। या मल्टी कैप फंड मैनेजर को फोर्सिबली डिसिप्लिन करता है करेक्ट कि आप मिनिमम 25% तो स्मॉल कैप में ही डालोगे, हाँ मिनिमम 25% तो 25% मिड आपको कैप mid में cap। डालोगे और मिनिमम 25% लार्ज कैप में डालोगे। बाकी जो 25% बचता है वो आप कहीं भी डाल दो, Okay. मिक्स ऑफ लार्ज मिड एंड स्मॉल। या तो मैं कहूँगा एक फोर्स डिसिप्लिन है हम्म। जहाँ पे सारे मार्केट के एक्सपोजर इन्वेस्टर को फोर्सिबली मिलता मिनिमम है, 25% तो मिल ही मिलता है। जाता है। मिल ही जाता है और जैसे मैंने कहा अभी भी हम बिलीव करते हैं कि चॉइसेस काफ़ी हैं स्टॉक सिलेक्शन की। ओके और आप अगर हमारा खुद का ही फ्लेक्सी कैप फंड देख लो हाँ जी तो उसमें भी हमने सिग्निफिकेंट मिड एंड स्मॉल कैप एक्सपोजर रखा है। तो ओके हमारे लिए एक नेचुरल मैं कहूँगा कि चॉइस है ओके कि इन्वेस्टर्स को भी ये मिड और स्मॉल कैप का एंड लार्ज कैप का मिनिमम एक एक्सपोजर देके फंड को चलाएं। सो एक स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस कैसे करते हैं आप, ये अगर हमें कुछ बता पाएंगे इसके बारे में। श्योर। सो वो बेसिकली हमारी स्टाइल से इवॉल्व होती है। हाँ। जो हमारी हाँ। मैं कहूँगा ग्रोथ एट रीजनेबल वैल्यूएशंस वाली हाँ, फिलोसफी हाँ। है। एंड विद इन वैल्यूएशंस व्हाट वी लुक एट इज टर्मिनल वैल्यू, हाँ जी जिसका एक बड़ा एक्सप्लेनेशन मैं अलग से दे सकता हूँ। लेकिन बट एसेंशियल क्रक्स ऑफ द जो मैं कहूँगा हमारी फिलोसफी का जो निचोड़ है वो ये है कि जो हाई ग्रोथ स्टॉक्स एंड सेक्टर्स होते हैं ओके जहाँ पे ग्रोथ की पोटेंशियल हाई तो है, मीन्स ज़्यादा है, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली वो ग्रोथ लंबे दौरे तक चल सकता है। ओके तो जहाँ पे हमें लगता है कि ये सिर्फ 2 या 3 साल का ग्रोथ नहीं करेगा, हाँ। बट ये शायद 5, 10, 15, 20 साल तक भी ये सेक्टर या स्टॉक ग्रो कर सकता है। ओके वो स्टॉक्स जो होते हैं ना उनकी वैल्यूएशन एक अलग तरीके से करनी पड़ती है, उसकी टर्मिनल वैल्यू देखनी पड़ती है। ओके तो वो हमारा जो अप्रोच है, हाँ तो हम टिपिकली हाई ग्रोथ सेगमेंट्स में ही इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ दैट फिलोसफी। ओके ओके तो मैं कहूँगा कि करीबन 5000 स्टॉक्स है मार्केट में। बिल्कुल मैं आपको फनल बताऊं कैसे हाँ जी। सिलेक्ट करते हैं हम। तो टोटल 5000 लिस्टेड स्टॉक्स है अप्रॉक्सीमेटली। या उसमें मैं कहूँगा कि 2000 करोड़ का मार्केट कैप अगर हम मिनिमम लें फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, या तो करीबन 1200 स्टॉक्स हैं। अच्छा ओके, वो हमने क्या किया कि वो 1200 स्टॉक्स को हमने डिवाइड किया हाई ग्रोथ सेक्टर्स अच्छा। एंड सेगमेंट्स ओके और अदर सेगमेंट्स। Okay. अदर माने नॉर्मल Yeah. मैं कहूँगा। तो हाई ग्रोथ में फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जांपल दूं कि ऑटोमोबाइल का जो पूरा बड़ा सेक्टर है, हाँ तो उसमें मैं कहूँगा कि जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं हाँ वो शायद नॉर्मल सेगमेंट में आएंगे, ओके बट जो ऑटो एंसिलरीज हैं हाँ वो शायद हाई ग्रोथ हाई सेगमेंट ग्रोथ में से आएंगे। लाइक कैपिटल गुड्स हैं, मशीनरी है, केमिकल्स हैं, ओके फार्मास्यूटिकल्स हैं, ओके डायग्नोस्टिक्स हैं, होटल्स, एयरलाइंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके वो सब जो सेगमेंट, न्यू एज, रिन्यूएबल्स, हाँ जी वैसे अगर हम सेगमेंट्स देखें तो ये सब मैं हाई ग्रोथ में डालूंगा। अच्छा राइट। फाइनेंशियल्स में मैं कहूँगा कि जो बैंक्स और एनबीएफसी है वो नॉर्मल है, ओके तो वो नॉर्मल सेगमेंट में जाएंगे। लेकिन जो कैपिटल मार्केट्स के लिंक सेगमेंट्स है वो हाई ग्रोथ सेगमेंट्स में जाएंगे। बिल्कुल तो वैसे में हमने जो 1200 स्टॉक्स को अगर क्लासीफाई किया तो हमारे हिसाब से करीबन 600 स्टॉक्स ये हाई ग्रोथ सेगमेंट में आते हैं। ओके तो वो हमारा एक मोटा मोटी यूनिवर्स बन जाता है। ओके फिर वो 600 स्टॉक्स को हम क्वालिटेटिव फिल्टर से निकालते हैं कि भाई इसका प्रमोटर कैसा है, ओके बैकग्राउंड कैसा है, आरओई आरओसी कैसे हैं, कैसे है ये कंपनी ने फ्री कैश फ्लो बनाया है हाँ, कि नहीं नहीं पिछले सालों में। तो वैसे फिर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फिल्टर करके करीबन जो हमारे 5-6 एनालिस्ट हैं, इक्विटी एनालिस्ट, वो 200 से 250 स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं Select करते और उसको फिर हम वेरी क्लोजली मॉनिटर मॉनिटर करते तो हैं ये हमारा बेसिक यूनिवर्स बन जाता है। ओके और उसमें से जो पोर्टफोलियो बनता है हाँ वो करीबन 40 to 60 स्टॉक्स का बनता है। Okay. 40 से 60 स्टॉक का हमारा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो बनता है। बराबर हमने और एक भी चीज़, मतलब मैं जब स्टडी कर रहा था तो
वहाँ पर मुझे काफ़ी सारे गोरिल्ला इमेजेस दिखाई दिए। हम्म। मैंने फ्लेक्सी कैप में भी यही देखा, आपके स्मॉल कैप में भी यही देखा। तो इसका क्या है, मतलब गोरिल्ला इमेज का क्या मतलब है यहाँ पर? बिल्कुल। सो ये जो गोरिल्ला इमेज है वो हमारी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी जो मैंने डिस्क्राइब करी थी अच्छा, उसका प्रतिबिंब है। अच्छा, ओके, सो मैंने क्या कहा कि हम वो स्टॉक्स और सेक्टर्स को देखते हैं जहाँ पे ग्रोथ अच्छी तो है, अच्छा, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये ग्रोथ कितने लंबे समय तक चलेगी। अच्छा, ओके, सो अगर कोई छोटा स्टॉक होता है हाँ, और नॉर्मल स्टॉक भी होता है, वो बिल्कुल, वो लंबे समय तक हाई हाँ, ग्रोथ करता है ना, हाँ, तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, करेक्ट, राइट? या, तो आप गोरिल्ला को देखेंगे हाँ, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हाँ, एक तो मंकीज तो बहुत सारे हैं, हाँ, बंदर हाँ, तो बहुत सारे हैं, करेक्ट, बहुत वैरायटी के बंदर होते यस, हैं, लेकिन गोरिल्ला सबसे बड़ा है। बड़ा है, वो इतना बड़ा है कि बाकी सब गोरिल्ला उसको चैलेंज नहीं करते, करेक्ट, अनचैलेंज्ड होता है। अनचैलेंज्ड होता है, और डोमिनेंट हो जाता है जंगल में, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल, तो गोरिल्ला होता है लार्ज, हाँ, अनचैलेंज्ड, हाँ, डोमिनेंट। अच्छा, तो कोई कंपनी हाँ, इतने लंबे समय तक हाई ग्रोथ करती है, हाँ, तो वो अपने सेगमेंट में लार्ज और लार्ज, डोमिनेंट हो जाती है, बिल्कुल, अनचैलेंज्ड हो जाती है। अच्छा, तो अच्छा, ये एक कैरेक्टरिस्टिक गोरिल्ला की भी हाँ, है। हाँ, दूसरा, ऐसे स्टॉक्स फाइंड करना डिफिकल्ट है। बिल्कुल, जंगल में आप देखोगे तो मंकीज, छोटे मंकीज है ना, हाँ, सब जगह मिल जाएंगे, जानने मिल जाएंगे, लेकिन गोरिल्ला को ढूंढने ढूंढ, डीप जंगल में जाना पड़ता है। बिल्कुल, वो रेयर होते हैं, यस, हजारों यस, मंकी होते हैं, लेकिन गोरिल्ला हंड्रेड्स नहीं होते, डजन्स में होते हैं। करेक्ट, तो दे आर रेयर टू फाइंड, ओके, ओके, ट्रू, लाइक अ गोरिल्ला। यस, एंड यस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसे मैंने कहा, गोरिल्ला की जो लाइफ होती है ना, हाँ, वो सारे मंकीज से ज्यादा होती है। अच्छा, तो हमने जैसे कहा, हमारा जो ग्रोथ का रनवे है, हाँ, उसकी लाइफ लंबी होनी चाहिए। हाँ जी, तो वो भी एक लॉन्जेविटी वाली जो हाँ, एंगल है, हाँ, हाँ, वो भी गोरिल्ला को डिपिक्ट करती है। तो हाँ, रेयर, डोमिनेंट, अनचैलेंज्ड एंड विद अ लॉन्ग लाइफ स्पैन। तो इसलिए हम कहते हैं जो हमारी टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग फिलोसॉफी है, वो गोरिल्ला इन्वेस्टिंग है, जो वी आर ट्राइंग टू फाइंड स्टॉक्स व्हिच बिकम गोरिल्लास। वेरी इंटरेस्टिंग मतलब ओके, मतलब ये हमें काफ़ी रेयर ऐसा देखा है जहाँ पर ऐसे ही कोई फिलॉसफी के साथ कोई एमसी आया है। बढ़िया। ट्रस्ट एएमसी का 2030 तक का विजन क्या है और क्या टारगेट कर रहे हैं यूएम, ये अगर इसके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? सो हम पहले तो एक अंडरस्टैंड करें कि हमारा डीएनए क्या है, ओके, ग्रुप का डीएनए क्या है, ओके, राइट? तो जो हमारे प्रमोटर्स हैं, हाँ, उत्पल सेठ और नीपा हाँ, सेठ, हाँ, वो अपनी अपनी फील्ड में मास्टर्स हैं। हाँ, उत्पल जो है वो स्टॉक मार्केट के मास्टर यस, हैं, नीपा सेठ जो है वो फिक्स्ड इनकम मार्केट्स में मास्टर हैं। तो वैसे बहुत कम प्रमोटर्स होते हैं जो कैपिटल मार्केट्स को इतनी अच्छी तरह जानते हैं, जानते हैं, राइट? बोथ इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम। और मैं हूँ 30 इयर्स का एक्सपीरियंस, तो वैसे भी काफ़ी कम फंड मैनेजर बचे हैं बिल्कुल जो म्यूचुअल फंड मैनेज कर रहे हो, जिनका 30 साल का एक्सपीरियंस है। तो आई एक्सपीरियंस थिंक एक हमारा ग्रुप का जो डीएनए है वो इन्वेस्टिंग का है। ओके, हमें और कुछ आता ही नहीं है, वी हैव नो अदर अनरिलेटेड बिजनेसेस। Yes. मैंने इन्वेस्टिंग के सिवाय कुछ किया ही नहीं। किया जैसे ही मैंने नहीं। कहा, मेरा पहला जॉब ही म्यूचुअल फंड है, Okay. अभी भी मैं 30 साल से म्यूचुअल फंड ही कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो एक ये हमारी इन्वेस्टिंग की डीएनए जो है ना, वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग देती है। ओके, तो एट दिस स्टेज इन आवर करियर, एट दिस स्टेज इन आवर लाइफ, हम लोग ये सिर्फ एसेट गैदरिंग के लिए नहीं कर रहे। हमें एक इंस्टीट्यूशन बनानी है, हमें एक ब्रांड बनानी है, रिटेल ब्रांड, ओके, जो एक डिस्टिंक्ट इन्वेस्टमेंट अप्रोच के लिए आइडेंटिफाई हो। ओके, ओके, और मुझे लगता है कि हमारी जो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, जैसे मैंने डिस्क्राइब किया टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग की, उससे लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएशन हो सकती है फॉर इन्वेस्टर्स। और हमने देखा है कि मार्केट में अगर परफॉर्मेंस है तो फिर पैसे की तो कमी है नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है, हाँ जी, हाँ जी, 70 लाख करोड़ की, या, तो हमें तो 1% मार्केट शेयर मिल गया तो भी बहुत बहुत बड़ा हो बहुत जाएगा। बड़ा हो जाता है। तो ऐसे कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है, हाँ जी, अच्छी तरह से काम करना है, एक डिस्टिंक्ट तरीके से, डिस्टिंक्ट फिलॉसफी के साथ काम करना है, परफॉर्मेंस डेमोन्स्ट्रेट करना है, और मनी विल कम। बट डेफिनेटली हमें एक बहुत ही मार्जिनल प्लेयर नहीं रहना है, हमें एक मीनिंगफुल प्लेयर बनना है। ओके, बढ़िया। मुझे ये बताइए कि 2030 तक क्या लगता है निफ्टी 1 लाख तक पहुंच पाएगा? देखिए, 2030 का अगर मैं कैगर देखूं, मोटा मोटी निफ्टी जो है वो, हाँ, अगर हम 11-12% का कैगर देखें, हाँ जी, तो मेरे ख्याल से हर 5 साल में डबल डबल हो हो सकता सकती है। है। 5-6 साल में, 6 साल में डबल होती है। तो आज अगर हम 25 हज़ार का निफ्टी देखें तो 6 साल में 50,000 हो सकती है। हो तो सकती है। 2030-31 तक 50,000 तो हो ही सकती है। लेकिन अगर हम थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक व्यू लेके, भाई
कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इतने अच्छे हाँ, चले गए हाँ। और कैगर 12% हाँ। मिलेगी 15%, तो मेरे ख्याल से 50 को भी ओवरशूट कर कर सकती है। सकता है। ये सवाल इसके लिए आया कि लास्ट 5 साल का जो रिटर्न जो निफ्टी ने या जो हमारे फंड्स ने दिया है, तो इसको लेके ये 1 लाख वाला सवाल आता सवाल है आता है कि क्या आदत खराब हो गई है लोगों की एक्सपेक्टेशन खराब हो गई है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई बढ़ है, गई है मैं वही बोल सकता हूँ। हमारे पे प्रेशर बढ़ गया ना। तो क्या भारत ग्लोबल मार्केट का लीडर बन सकता है? ये एक मेरे सवाल ख्याल से भारत ग्लोबल मार्केट का लीडर ऑलमोस्ट बन चुका बन है। चुका है। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप भारत की वैल्यूएशंस देखें, हाँ, तो मैं पिछले 15 साल से ये सुन रहा हूँ कि इंडियन मार्केट्स आर मोर एक्सपेंसिव देन द हाँ, ग्लोबल मार्केट्स। या बट हाउ कैन यू लुक एट वैल्यूएशंस विदाउट हाँ। लुकिंग एट ग्रोथ, हाँ, राइट? जो आपने स्टॉक मार्केट में भी देखा है, हाँ। जो स्टॉक की ग्रोथ ज्यादा है, हाँ। प्रॉफिट ग्रोथ, ग्रोथ माने प्रॉफिट ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ। सो जो स्टॉक की प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा है उसकी वैल्यूएशंस, हमें पी देखो, पी प्राइस टू बुक देखो, प्राइस टू अर्निंग्स देखो, वो हमेशा ज्यादा ही होती है। हाँ, जितनी ज्यादा ग्रोथ होती है उतनी ज्यादा वैल्यूएशन होती है। यस, तो द सेम अप्लाइज टू द कंट्री आल्सो। या आज ऐसी कितनी कंट्रीज हैं जो कंसिस्टेंटली 6 to 8% ग्रो कर रही हैं बिल्कुल, ईयर आफ्टर ईयर, एक्सेप्ट चाइना। करेक्ट, आई डोंट सी एनी अदर कंट्री। या तो वी आर लाइक मिड कैप स्टॉक यस, which will look expensive, बिल्कुल, but because it's expensive Okay. because there is growth. या तो मेरे ख्याल से एक तो ये है कि ग्रोथ है हमारे पास। सेकंड इज, क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है? जैसे मैंने Exactly. कहा है कि वैल्यूएशन कब मिलती है, जब आपको कॉन्फिडेंस है कि ये ग्रोथ लंबे समय तक चल सकती है। तो उसकी भी तो काफी अच्छी गारंटी है कि ये चलेगी लंबे समय तक, क्योंकि इंडिया इज द ओनली कंट्री जो अगले 20 साल में वर्किंग एज पॉपुलेशन को एडिशन करेगा। अगले 20 साल में इंडिया 15 करोड़ पीपल ऐड करेगा वर्किंग एज पॉपुलेशन। 15 करोड़ लोग वर्किंग एज पॉपुलेशन में आएंगे। और ये वर्किंग एज सबसे प्रोडक्टिव एज होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये काम भी करते हैं, Yes. प्रोड्यूस भी करते हैं, यस, ये कंज्यूम भी करते कंज्यूम हैं भी करते हैं, और ये सेविंग्स भी करते हैं, करेक्ट, राइट? करेक्ट, सो सारी जो ड्राइवर्स होती हैं ग्रोथ हाँ। की, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, सेविंग्स, यस, वो इंडिया पॉपुलेशन ऐड कर रहा है। हाँ जी, सेम टाइम पे चाइना, जब हम 15 करोड़ ऐड करेंगे हाँ जी, तो चाइना 12 करोड़ लूज करेगी। अच्छा, 12 करोड़ लोग कम होंगे चाइना की वर्किंग एज पॉपुलेशन में। ओके, जापान में यूरोप में 5 करोड़ लोग कम होंगे। अच्छा, जापान में 1 या 2 करोड़ लोग कम होंगे। कम होंगे, सारी ग्लोबल जो बड़ी इकोनॉमीज हैं, हाँ। वो पीपल लूज कर रहे हैं, ओके, पॉपुलेशन लूज कर रहे हैं। ओके, इंडिया इज द ओनली कंट्री जो ग्रो कर रही है। बिल्कुल, तो स्ट्रक्चरली ग्रोथ इंडिया को आना ही है। फिर Correct. आप बोलोगे कि चाइना +1 हो रहा है, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बिल्कुल, आएगी, सर्विसेज बिल्कुल। में तो हम एनीवे लीडर है। या तो ये सब अगर फैक्टर्स हम देखेंगे तो सर्टनली इंडिया की लीडरशिप पोजीशन है, वो तो गारंटीड है। और वैसे शॉर्ट टर्म में भी देखें हम, बिकॉज ऑफ हर ग्रोथ, हम लोग बाय 28-29 हम लोग जापान और जर्मनी को ओवरटेक कर लेंगे। बिल्कुल। वी विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द Okay. वर्ल्ड। तो लीडरशिप तो हो गई ना, बिल्कुल, ब्रॉन्ज मेडल तो बिल्कुल, वैसे मिल गया अपने को। या तो क्या भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है? भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, नहीं बनेगा। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल, वर्कर्स कहाँ हैं, हाँ, बिल्कुल, वर्कर्स कहाँ बिल्कुल। हैं, एक ये है। हाँ। सेकंड इज, टेक्नोलॉजी में भी हम माहिर हैं, हाँ, न सिर्फ अब्जॉर्ब करने में, लेकिन हाँ। खुद की टेक्नोलॉजी बनाने में। यस, और थर्ड इज, लोगों को चाइना पे भरोसा हट गया है। अच्छा, जब हमने पिछले 5 साल में अगर देखें देखा है, तो कोविड टाइम पे चाइना ने की ड्रग्स की सप्लाई कम कर दी, ओके, ओके, Right? ओके, चाइना जो अथॉरिटेटिव रेजिम्स हैं ग्लोबली उसको सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल, यूएस को भी पता चल गया है कि चाइना ने सारी टेक्नोलॉजी या तो अब्जॉर्ब कर ली है या तो चोरी कर ली है। अच्छा, और टेक्नोलॉजी और डिफेंस, एआई वगैरह में भी यूएस को चैलेंज करने के Challenge. पोजीशन में है चाइना। बिल्कुल, तो वो थ्रेट दिख रहा है। हाँ, ताइवान का प्रॉब्लम तो चल ही रहा है। बिल्कुल, मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं कहूँगा कि जैसे मैंने कहा कि पेनिसिलिन का एक जो ड्रग्स का हाँ, रिसेंटली आप जो देखेंगे, जो मैग्नेट्स हैं हाँ, जो रेयर अर्थ से बनते यस, हैं, यस, उसकी 90% सप्लाई चाइना से आ रही है। ओके, और वो भी एक चाइना थ्रेट की तरह यूज कर रहा है कंट्रीज के रहा है। अगेंस्ट में। तो सारी ग्लोबल इकोनॉमी ने रियलाइज किया है कि इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन चाइना में मैन्युफैक्चरिंग का न सिर्फ इकोनॉमिकली प्रॉब्लमेटिक है, ये मिलिटरली, स्ट्रेटेजिकली, पॉलिटिकली ऑल्सो डेंजरस होते जा रहा है। ओके, तो इतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग की कंसंट्रेशन कोई एक कंट्री में नहीं होनी चाहिए, राइट? तो अगर आपको चाइना से बाहर निकालना है तो आप अल्टरनेटिव देखना तो है, आप क्या वापस यूरोप जाओगे, हाँ, जहाँ पे कॉस्ट 10 गुना ज़्यादा है? हाँ, हाँ, बचती है थोड़ी कंट्रीज Correct. लाइक वियतनाम, थाईलैंड, इंडिया, yes. इंडोनेशिया,
एंड इंडिया में तो एडवांटेज ये है कि न सिर्फ हमारे पास वर्कर हैं, हाँ हमारे पास रेडीमेड डोमेस्टिक मार्केट भी है। मार्केट भी है। तो नेचुरली मुझे लगता है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ी तरीके से आएगी। बिल्कुल। सर ये जियो और ब्लैक रॉक का जैसा हमने देखा है कि जेवी हुआ है जॉइंट वेंचर, और वो म्यूचुअल फंड स्पेस में आ रहे हैं, तो एएमसीज को क्या चैलेंजेस दिख रहे हैं सर, और क्या ये डिस्टर्ब करेगा ये स्पेस? डिस्टर्ब तो ज़रूर करेगा, आई एम श्योर। इतना बड़ा नाम है, इतने बड़े रिसोर्सेज हैं, इतना बड़ा साइज़ है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो चुकी है, हाँ तो कोई नया प्लेयर इतने बड़े पैमाने में आएगा तो शायद इंडस्ट्री को एक्सपांड ही करेगा। ओके ओके आई थिंक देयर इज इनफ स्पेस फॉर एवरीबॉडी। yeah. और हमारे जैसे छोटे फंड्स के लिए तो वैसे कोई चैलेंज नहीं है। ओके हम तो वैसे ही नीश पोजीशनिंग में हैं, बिल्कुल तो हमारे लिए तो आई थिंक बहुत दूर की चैलेंज है। ओके आई थिंक द लार्जर AMCs might feel the impact more immediately, but in sector after sector we have seen कि अगर कोई बड़ा प्लेयर आता है और रिसोर्सेज लगाता है तो वो पाई को ही ग्रो करता है, बिल्कुल साइज ही ग्रो हो जाती है। बिल्कुल। कहाँ चैलेंजेस देख रहे हैं सर अगर आ रहा है तो वो प्लेयर? मेरे ख्याल से डिस्ट्रीब्यूशन में हो सकती है, ओके क्योंकि अभी भी काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारी है वो हाँ डायरेक्ट नहीं है, हाँ ऑनलाइन बिल्कुल, नहीं है। अभी भी काफ़ी करेक्ट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, टच एंड फील है। तो एक वो एरिया है जहाँ पे चेंज आ सकता है, हाँ बदलाव आ सकता है। प्रोडक्ट्स में बदलाव आ सकता है इन द सेंस के मेरे ख्याल से जो पार्टनर्स हैं वो काफ़ी वेल नोन है फॉर पैसिव फंड्स आल्सो, Yeah. तो वहाँ पे चेंज आ सकते हैं। आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ इनोवेशंस दैट आर पॉसिबल। ओके सर, ऐसे कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं जो भारत का ग्रोथ इंजन बन सकते हैं सर, अगर उस पे अगर आप हमें कुछ बता पाए? मेरे ख्याल से काफ़ी सारे इंजिन्स हैं, एक इंजन नहीं है। स्ट्रक्चरली अगर देखें तो एक डेमोग्राफिक इंजन है, ओके राइट? तो उसमें मुझे लगता है कि जो सेविंग्स बढ़ रही हैं, हाँ इनकम जी। लेवल्स बढ़ रही हैं, या तो फिनेंशियलाइज ऑफ सेविंग्स के जो सेगमेंट्स हैं, ओके जैसे कि इंश्योरेंस, ओके वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, ब्रोकिंग, कैपिटल मार्केट्स, एक्सचेंजेस, जो वो सारी चीज़ें जो सेविंग्स को चैनलाइज कर रही हैं इकोनॉमी में, या वो सेगमेंट्स अच्छा ग्रो करेंगी। तो फाइनेंशियल सेक्टर तो अच्छा ही करेगा, लेकिन विद इन दैट ये जो सेगमेंट्स हैं वो ज़्यादा फास्ट ग्रो करेंगे, अच्छा क्योंकि स्ट्रक्चरली ये हायर ग्रोथ सेगमेंट्स हैं, इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं, सेविंग्स बढ़ रही हैं, पूल बढ़ रहा है। बिल्कुल सेकंड इज अगेन लिंक टू डेमोग्राफिक्स के, जैसे इनकम लेवल बढ़ते हैं तो प्रीमियम आइटम की डिमांड बढ़ती है। बढ़ती है। तो सारी प्रीमियम आइटम्स, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो जेम्स एंड ज्वेलरी, ओके होटल्स, ओके एयरलाइंस, या कार्स में मैं देखूंगा तो एसयूवीज ज़्यादा बिक रही हैं बिल्कुल कंपेयर टू लोअर एंड कार्स। यस बाइक्स में मैं देखूंगा तो जो ज़्यादा सीसी की बाइक्स है वो ज़्यादा बिक वो रही ज़्यादा है, बिक रही है। वो ज़्यादा बिक रही है। रियल एस्टेट में मैं देखूँ तो हायर टिकट जो लग्जरी फ्लैट्स हैं, Exactly. उनकी ग्रोथ रेट ज़्यादा है। करेक्ट तो correct. सारी अगर हम देखें आइटम्स हाँ. में, वाइट गुड्स यस वो शायद ज़्यादा ग्रो करें। ज़्यादा करो करा है। FMCG जो पेनिट्रेटेड कैटेगरीज हैं, फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट, साबुन, ऑयल्स, वो लो ग्रोथ रहेंगे, हाँ बट विद इन FMCG जो प्रीमियम कैटेगरीज हैं वो ज़्यादा वो ग्रो ज़्यादा करें। तो प्रीमियम कंजम्पशन एंड फाइनेंशियलाइज्ड सेविंग्स एक डेमोग्राफिक के लिंक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल प्ले है इंडिया के लिए, और वो चलता रहेगा। उससे अभी एक्सपोर्ट हो रहा है कि नहीं, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या स्ट्रक्चर ये लंबी स्टोरी है। सबसे बड़ी मुझे लगता है चैलेंज और अपॉर्चुनिटी दोनों ये है कि हमें अगर 8% पे ग्रो करना है तो वो सिर्फ कंजम्पशन और सर्विसेज इकोनॉमी से नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। वो हमें फिजिकल एसेट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। सिर्फ अगर हमारा डिपेंडेंस कंजम्पशन पे और सर्विसेज पे रहा, जो ट्रेडिशनली रहा है, हम गुड्स में वीक हैं, फिजिकल प्रोडक्शन में वीक हैं, ठीक है हमारी इकोनॉमी सर्विसेज पे ज़्यादा चल रही है, कंजम्पशन पे ज़्यादा चल रही है। और जो कंजम्पशन जो होती है, तो कंजम्पशन बढ़ती है तो हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, क्योंकि हम इंपोर्ट ज़्यादा करने लगते हैं। या तो मुझे लगता है जो फिजिकल एसेट क्रिएशन वाली थीम है, जो मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन लिंक सेगमेंट्स हैं, वो अच्छा करना होगा, क्योंकि हमें फिजिकल एसेट्स क्रिएट करने हैं, हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है। प्रोडक्शन बढ़ाना है ड्रामेटिकली, जैसे हमने डिस्क्राइब किया, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए ऑफिस बिल्डिंग्स चाहिए, उसके लिए रेजिडेंशियल रियल एस्टेट चाहिएगा। तो सारी जो फिजिकल एसेट क्रिएशन थीम है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स, हाउसिंग, पावर, डिफेंस, ट्रांसमिशन, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, सारा जो एसेट क्रिएट करें वो हमें हाई ग्रोथ में डालना पड़ेगा। मुझे लगता है वो स्ट्रक्चरली ऑलरेडी आ चुका है।
गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो अच्छी हो रही हाँ है जी। ये सब सेगमेंट में, प्राइवेट सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ बढ़ रहा रहा है है। धीरे धीरे करके। Yeah. तो मेरे ख्याल से ये सेगमेंट अगेन अगर मैं 10 साल का व्यू लेके चलूँ तो ये सेगमेंट भी एक हाई ग्रोथ सेगमेंट हो हो सकता सकता है, है। फिजिकल एसेट क्रिएशन वाली जो थीम है। बिल्कुल। एंड थर्ड इज मैं कहूँगा जो इंडिया में काफ़ी यूनिकली किया है वो जो डिजिटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी Yeah. किया है, फाइनेंशियल सेक्टर एज वेल एज Yeah. द बैकबोन, टेलीकॉम बैकबोन, आईटी Exactly. बैकबोन जो बनाया है वो काफ़ी यूनिक है। Yeah. तो हमारी जनधन आधार मोबाइल की जो हाँ। इकोसिस्टम बनाई है Yes. और उसकी वजह से फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, Yes. यूपीआई है, UPI, वो yeah. सारी जो हमने फिनेंशियल सर्विसेज एज वेल एज Yeah. कंज्यूमर सर्विसेज में जो स्टैक हमने बनाया है वो मेरे ख्याल से काफ़ी यूनिक है और उसकी वजह से कई सारी कंपनीज क्रिएट हुई हैं, हाँ जी। काफ़ी सारी तो लिस्ट भी हो Yeah. चुकी हैं। Yeah. बट ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाली, डिजिटाइजेशन यूज़ करने वाली जो कंपनीज हैं वो भी मुझे लगता है हाई ग्रोथ सेगमेंट्स में आएंगे। पीएसयू में हमने देखा है कि काफ़ी बड़ी रैली आई थी लास्ट 2-3 साल में, तो क्या ये कंटिन्यू होगा या पीक हो चुका है? सिर्फ पीएसयू मेरे लिए एक सेगमेंट नहीं है, ओके। वो सेक्टर बाय सेक्टर देखना पड़ेगा हाँ जी। क्योंकि पीएसयू सारे सेक्टर्स में है हाँ। और सब सेक्टर्स एक साथ अच्छा या बुरा तो करते नहीं है। नहीं, बिल्कुल। तो जैसे बाकी स्टॉक्स को स्टॉक पिकिंग करते हैं Yeah. वैसे ही मैं पीएसयूज में स्टॉक पिकिंग करता हूँ। ऐसी कोई पीएसयू एज अ बास्केट हम बाय या सेल नहीं करते। ओके। आपने रिन्यूएबल एनर्जी और ईवी को किस तरह देखते हैं? मतलब क्या ये भी एक सेक्टर है जो गेम चेंजर हो सकता है? बिल्कुल, ये तो फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है ही। ओके। सारी इकोसिस्टम ईवी की जो है, हाँ। सारी इकोसिस्टम रिन्यूएबल्स की है, हाँ। वो हम धीरे धीरे करके इंडिया में ला रहे हैं या और इसमें काफ़ी लिस्टेड और अनलिस्टेड प्लेस में हाँ। हाई ग्रोथ फेज रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि गवर्नमेंट तो काफ़ी सीरियस है कि हमें ऑयल पे डिपेंडेंस, ऑयल इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंस कम कम करना करना है है। और उसके लिए द ओनली वे टू गो इज सोलर एंड हाइड्रो बिल्कुल। एंड न्यूक्लियर। हाँ। तो मेरे ख्याल से सोलर, हाइड्रो और न्यूक्लियर में जो जनरेटर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उसमें मेरे ख्याल से काफ़ी लंबे समय तक ग्रोथ दिख सकती है हमें। ओके। एक इन्वेस्टर को मिड कैप और स्मॉल कैप कितना परसेंटेज रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में? देखिए, जैसे आप डाउन द कर्व जाओगे, हाँ। छोटे स्टॉक्स में जाओगे, वैसे वॉलेटिलिटी बढ़ती है, हाँ। बट नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती हैं, बढ़ती है। राइट? जैसे अब हमारी डेफिनेशन है या 100 लार्ज कैप है, हाँ। 150 मिड कैप है, करेक्ट। लेकिन उसके बाद मैं कहूँगा कम से कम 700-800 स्मॉल Small कैप्स cap हैं, है, हाँ। राइट? तो उसमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती मिल है स्टॉक सकती है, पिकिंग में, या। बट मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, बिल्कुल। राइट? बिल्कुल। और स्मॉलर स्टॉक्स जो होते हैं वहाँ पे ड्यू डिलिजेंस भी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती हाँ, है, हाँ। लेकिन अपॉर्चुनिटी भी वही है। ओके। क्योंकि क्या होता है कि जो हाई ग्रोथ स्टॉक्स, हाई ग्रोथ सेगमेंट्स होते हैं, हाँ। वो स्टार्टिंग से तो लार्ज होते नहीं है। बिल्कुल। जैसे हमने कहा कि एक फेज होता है, लाइफ हाँ। साइकिल होता है, हाँ। जहाँ पे कोई नया सेक्टर उभरता है, हाँ। वो छोटा शुरू होता है और फिर स्केल अप होता है। या। तो जो जब छोटा शुरू होता है और स्केल अप करना शुरू करता है तो वो स्मॉल कैप और मिड कैप ही होता है तभी। या। उसके बाद जाके लार्ज कैप बनता लार्ज है, कैप उसके बाद जाके लार्ज कैप इंडाइसेस में आता है। यस। ट्रू। राइट? ट्रू। तो मेरे ख्याल से अगर आप सही तरीके से स्टॉक पिकिंग करें ओके। तो अपॉर्चुनिटीज अभी भी मिड एंड स्मॉल कैप में काफ़ी है। ओके। मैं ये कहूँगा कि जितनी आपकी उम्र कम है, हाँ। जितनी आपकी रिस्क एपिटाइट ज़्यादा है, हाँ। तो आप ज़्यादा एक्सपोजर स्मॉल कैप में ले सकते हैं। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, हाँ। रिस्क एपिटाइट कम हाँ। है, तो फिर आप लार्ज कैप या मिड कैप में ही रहें। इसको अगर हम म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर करते हैं तो क्या परसेंटेज आप देखते हैं, क्या परसेंटेज तक की होल्डिंग रहनी चाहिए, स्कीम्स रहने चाहिए हमारे? देखिए, जैसे मैंने कहा, ये कंप्लीटली पर्सन डिपेंडेंट है। ओके। क्योंकि कोई भी दो इंडिविजुअल्स हैं, हाँ। उनकी सिचुएशन सेम नहीं होती। सेम नहीं होती है। तो वो तो आपको अपने आप या तो आपके हाँ। एडवाइजर के साथ बैठ या। के डिसाइड करना चाहिए। ओके। ओके। सर क्या पैसिव इन्वेस्टिंग एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स को बीट कर पाएगा आगे जाके? देखिए, दोनों की अपनी अपनी जगह है। ओके। मैं कहूँगा कि इंडिया जैसी मार्केट अभी भी फुल्ली एफिशिएंट नहीं है। ओके। और जैसे हमने डिस्क्राइब किया कि क्योंकि हम इमर्जिंग इकोनॉमी है, क्योंकि हम ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमेशा नए नए सेगमेंट्स क्रिएट होते हैं। और ये नए सेगमेंट क्रिएट होने के बाद क्या होता है, एक सर्टन साइज के हो जाते हैं, ग्रो करते हैं, स्केल अप करते हैं, उसके बाद बड़े इंडाइसेस में आते हैं। बिल्कुल। राइट? बिल्कुल। निफ्टी 100 या Yeah. निफ्टी 50 में। हम्म। बट बाय द टाइम वो साइज के होते हैं, Yeah. जो हाई ग्रोथ फेज तो चला गया। हम्म। तो अगर आप ये हाई ग्रोथ फेज को पहले कैप्चर करें तो अल्फा क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज काफ़ी रहती है इंडिया Yeah. जैसी कंट्री में। Okay. मैं कहूँगा एक्टिव मैनेजमेंट का एक डेफिनेट पोटेंशियल है इंडिया में अभी भी। एटलीस्ट काफ़ी सारे सालों के 10-20 साल के बाद क्या होगा मुझे पता नहीं, शायद हम बिल्कुल। सुपर एफिशिएंट इकोनॉमी हो जाए, लेकिन अभी तो मुझे लगता है एक्टिव की अपनी जगह है, पैसिव की भी अपनी जगह है, क्योंकि एक तो कॉस्ट लो होती है, Yeah.
सेकंड इज क्योंकि ये पैसिव स्ट्रैटेजी है, तो एक जो इंडिविजुअल फंड मैनेजर की विम्स एंड फैंसीज होती हाँ, हैं, हाँ, मूड होता है या हाँ, तो स्टाइल होती है, हाँ, उससे आप इंसुलेट हो जाते हो। अच्छा, तो आपको सिर्फ एसेट क्लास या सेगमेंट का एक्सपोजर चाहिए, हाँ, तो आप पैसिव में डाल दीजिए। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हमने देखा है कि अभी काफ़ी सारे इंडेक्स फंड्स आ रहे हैं या ईटीएफ्स आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि भारत का इन्वेस्टर भी जैसा यूएस में इंडेक्स फंड ईटीएफ्स चल रहे हैं, तो उसकी ओर बढ़ रहा है या वो इन्वेस्टिंग स्टाइल की ओर बढ़ रहा बिल्कुल, है? जैसे जैसे मैंने कहा ना, जैसे मार्केट बढ़ती है हाँ, तो चॉइस भी बढ़नी चाहिए ना। हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, पहले आपके पास सिर्फ एक्टिव की चॉइस थी, ओके, अब आपको एक्टिव प्लस पैसिव की चॉइस है। हाँ, पैसिव में अगेन पहले सिर्फ हाँ, बड़े इंडेक्स पे थी, स्टैंडर्डाइज इंडेक्स पे थी, या, अब कस्टमाइज इंडेक्स भी बन रहे हैं, या, स्टाइल इंडेक्सेस भी बन रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक नेचुरल, मेरे ख्याल से मार्केट इवोल्यूशन का फेज है, हाँ, जहाँ पे जैसे मार्केट बढ़ेगी वैसे प्रोडक्ट की वैरायटी बढ़ेगी, हाँ। प्रोडक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी, हाँ जी, प्रोडक्ट की सोफिस्टिकेशन भी बढ़ेगी, ओके, ओके, लेकिन चॉइस भी बढ़ जाएगी, चॉइस भी बढ़ तो फिर आपको ज़्यादा एडवाइजर चाहिए। बिल्कुल। मीर जी, मुझे ये बताइए कि आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग रही है, तो आपका इन्वेस्टिंग आइडल कौन रहा है सर? मैं कहूँगा कोई एक आइडल नहीं है। ओके, अब क्योंकि मैं पढ़ा तो बहुत है, हाँ, सबकी अपनी अपनी स्टाइल है, बिल्कुल। तो हमें वॉरेन बुफे अच्छे हाँ। लगते हैं बिकॉज ऑफ हिज डीप फंडामेंटल एंड वैल्यू बायस्ड हाँ। अप्रोच। देन देर आर पीपल लाइक से जॉर्ज सोरोस ओके, और जुलियन रॉबर्टसन, जो मैक्रो और माइक्रो को मिक्स करके मैसिव पोजीशन ले सकते थे। हाँ, तो सबकी अपनी अपनी स्टाइल है, और मुझे लगता है मेरा जो स्टाइल है हाँ, वो सबका पिक एंड चूज करके बनाया हुआ ओके। स्टाइल है, अपना खुद का स्टाइल है। ओके, और सबसे बड़ा, जैसे मैंने कहा ना, हम जब 90s में हमने करियर शुरू हाँ, किया, हाँ, तो ऐसे कोई इंडिया में कोई ऐसे मार्की फंड मैनेजर थे थे ही ही नहीं। जिसके अंडर में आप गुरु शिष्य की तरह सीख Correct, सके। हाँ, तो हाँ। ऐसा इंडिया में कोई ऐसा गुरु नहीं था। हाँ, नहीं। इन्वेस्टर्स थे, थे, बट वो ऐसे नहीं थे कि उनके अंडर में कोई टीम था, वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स थे जो बड़े हो गए, हाँ, राइट। हाँ, सो इंस्टीट्यूशनल एक्सपोजर या एक पर्टिकुलर प्रोसेस, वो हमने मेरे ख्याल से, जैसे कहते हैं ना, पानी में डाल दिया, हम तैरना सीख गए, अच्छा। उस तरह से हमने फंड मैनेजमेंट सीखी है। बढ़िया। तो आपके जर्नी में ऐसा कोई स्टॉक जो आपने पिक किया और बहुत बड़ा मल्टीबैगर बना हो? काफ़ी सारे हुए हैं, Okay. बट आई थिंक हमारा जो ड्रीम फेज था, हाँ, वो 2003 से 2008 का था, ओके, जहाँ पे फ्रैंकली आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर या कमोडिटी लिंक स्टॉक आपने ले लिया, हाँ, तो कम से कम 5-10 गुना तो हो ही गया था। अच्छा। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ पर्सनल स्मार्ट्स की जरूरत थी, यू जस्ट हैड टू बी देयर। या, बट आफ्टर कोविड फॉर एग्जांपल, काफ़ी जो क्रैश आया, उसके बाद फार्मास्यूटिकल जिस तरह से चला, उसके बाद आईटी जिस तरह से चला, उसमें भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमने कैप्चर करी हैं हमारे पोर्टफोलियो में। ओके। ऐसी कोई गलती जो आप इन्वेस्टर को बताना चाहे कि ऐसी नहीं है, ऐसी इन्वेस्टिंग में कोई गलती करनी चाहिए? आई थिंक सबसे बड़ी जो गलती लोग करते हैं वो फोमो की होती है, ओके, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यस, और जब फोमो होता है ना, तो फिर रैशनैलिटी चली जाती है, या, और उसमें सबसे बड़ी गलती होती है कि आप जो गलत प्रमोटर या गलत क्वालिटी की कंपनी में घुस जाते हो, अच्छा, और फिर आपके लेने पे पीक बन जाता है, और -20% और -10% अगर होता है, हाँ, तो उसके बाद आप बेच नहीं पाते हो, हाँ, हाँ, राइट। तो मेरे ख्याल से एक तो फोमो ना करें, हाँ, अपनी एनालिसिस करके ही जाएं, मार्केट रूमर्स पे खरीदे बेचे नहीं। यस, एंड सेकंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द ओनली थिंग दैट मैटर्स फॉर द लॉन्ग टर्म इज द इंटेंशन एंड क्वालिटी ऑफ द प्रमोटर एंड मैनेजमेंट। ओके, ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है। यस, ओके, मैं ओवर लेवरेज कंपनीज भी अवॉइड करूंगा, ओके, बट अगर प्रमोटर ठीक है तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ओके, बट अगर प्रमोटर की नियत ही खराब है, हाँ, हाँ, तो हाँ, आप कुछ नहीं कर सकते कुछ हो। नहीं कर तो आप सकते। बेस्ट बिजनेस में बेस्ट कैश फ्लो वाली कंपनी को भी बर्बाद कर सकते हो। बर्बाद कर सकते हैं, सही है। अभी रिसेंटली हम एक डेटा देख रहे थे जहाँ पर हमें पता चला कि फैंटेसी लीग्स जो है, जैसे ऐप्स है, जैसा मैं बताना चाहूँगा कि ड्रीम 11 के यूज़र्स डीमैट अकाउंट होल्डर्स से ज़्यादा है, तो इसमें आपका क्या कहना है सर? ये क्या टेक है सर इसका? मेरे ख्याल से आई वुड से दैट दिस इज आल्सो द फ्लिप साइड ऑफ आवर डिजिटाइजेशन रिवॉल्यूशन, ओके, राइट। क्योंकि ये सब मोबाइल की वजह से हुआ है, या right? बिल्कुल, बिल्कुल, मोबाइल वाले इंफ्रास्ट्रक्चर से ही हुआ है। तो मेरे ख्याल से हर चीज़ की एक लर्निंग कर्व होती है, या, और ऐसा तो है नहीं कि लोग कंसिस्टेंटली पैसा बनाते हैं इसमें। या, जैसे हमने देखा है F&O में भी सेबी का जो स्टडी था, 90% प्लस इन्वेस्टर्स पैसा खोते हैं। या, आई एम श्योर फैंटेसी Yeah. गेमिंग में भी यही स्ट्राइक रेट Yeah. रहता होगा, या, अदरवाइज हाउ विल द हाउस मेक मनी। तो मेरे ख्याल से ये एक
जब इंडस्ट्री पेनिट्रेट होती है तो एक ओवरशूट तो होता ही है, Yeah. बट आई थिंक आफ्टर दैट इट आल्सो बिकम्स अ नॉर्मल ग्रोथ इंडस्ट्री। तो इसको कैसे एजुकेट करना चाहिए, मतलब जो ये लीकी और मूव हो रहे हैं तो उनको कैसे एजुकेट करके एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट में लाना चाहिए सर हमें? देखिए, आप कितना भी भाषण दे, अल्टीमेटली जब वो पैसे खोएंगे तभी सीखेंगे, ओके, राइट? या तो एजुकेशन तो देयर इज नथिंग लाइक सेल्फ एजुकेशन, Self-education. एंड सेल्फ एजुकेशन इज बेसिकली सेल्फ एक्सपीरियंस, या राइट? तो आई एम श्योर जो F&O में भी जिन्होंने पैसा कंसिस्टेंटली खोया है, Okay. वो भी धीरे धीरे समझ गए कि भाई हाँ, SIP करना बेटर है। बेटर है, तो वैसे ही जब गैम्बलिंग या वैसे कहते हैं गेम ऑफ स्किल, Yeah. बट आई डोंट नो हाउ मच इट इज गेम ऑफ स्किल, बट ये जो Yeah. गेमिंग Yeah. है उसमें भी जैसे जैसे लोग एक्सपीरियंस करेंगे हाँ, तो आई थिंक एक बैलेंस तो आ ही जाएगा, Yeah. क्योंकि इनफाइनाइट सप्लाई ऑफ मनी तो आया नहीं। यस, बिल्कुल। क्या इंडिया में भी इलॉन मस्क जैसा कोई विजनरी इन्वेस्टर हो सकता है? देखो, इलॉन मस्क तो इन्वेस्टर नहीं है, वो तो इन्वेंटर है, ओके, अच्छा, राइट? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बिजनेसेस क्रिएट किए Create हैं किए। फ्रॉम नथिंग, हाँ, एंड दीज आर ऑल न्यू बिजनेसेस Yeah. इन अ डिफरेंट वे, या लाइक SpaceX मेक्स सैटेलाइट्स एंड बिल्कुल। लॉन्च व्हीकल्स, यस, बट जिस तरीके से उन्होंने बनाया हाँ, और जिस स्पीड से बनाया हाँ, और जिस इकोनॉमिकल हाँ। तरीके से उन्होंने बनाया, हाँ, वो रिवोल्यूशनरी था। ओके, सिमिलरली टेस्ला जो है वो इलेक्ट्रिक कार तो पहले भी थी, या बट उन्होंने एंड टू एंड जिस तरह से विजन किया उसको, हाँ, और सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करके, प्रोडक्शन को भी इंटीग्रेट करके, बैटरी में भी बैकवर्ड इंटीग्रेट किया, या वो एक रिवोल्यूशन। तो मेरे Yeah. ख्याल से ही इज अ बिजनेस बिल्डर, ही इज अ इन्वेंटर, ही इज अ विजनरी, ओके, ही इज नॉट अ इन्वेस्टर। ओके, ओके, बढ़िया सर। विल मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट कॉल मिथ्स एंड रियलिटी सर। तो एक रैपिड फायर राउंड होगा आपका। मैं चाहता हूँ जितना हो सके उतना थोड़ा डिटेल्ड और फास्ट आंसर दीजिएगा। ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए तो रिस्क लेना पड़ेगा सर? ज्यादा रिटर्न चाहिए तो रिस्क लेना पड़ेगा, पार्टली ये ट्रू myth है, है, okay. पार्टली ट्रू है, ओके, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके बैठे रहना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ओके, तो आप कहेंगे कि स्मॉल कैप रिस्की है, हाँ, अगर स्मॉल कैप को भी आप 10 साल तक पकड़ के बैठे हुए बिल्कुल, तो फिर सुपीरियर रिटर्न आते हैं ना। हाँ जी, तो आई थिंक इट्स नॉट ओनली अबाउट टेकिंग रिस्क ओके, बट स्टेइंग लॉन्गर। 100 करोड़ बनाने के लिए सैलरी भी 1 करोड़ होना चाहिए? सैलरी 1 करोड़ होना चाहिए। वैसे आप बैकवर्ड कैलकुलेट करें हाँ, तो 20 साल में अगर आपको एक 15% का भी रिटर्न मिल जाए हाँ, तो मेरे ख्याल से 6-7 करोड़ से भी काम हो जाएगा। लार्ज मिड कैप स्मॉल कैप, जैसा अभी आपने बताया कि लॉन्ग टर्म में विनर इज ऑलवेज स्मॉल कैप फंड, क्या ये रियलिटी है, मिथ है? लॉन्ग टर्म में मैं कहूँगा यस, ओके, राइट, बट एज आई सेड या द की इज लॉन्ग या टर्म। ओके, ओके। डेरिवेटिव मार्केट इज रिस्कियर देन क्रिप्टो? अगेन, क्रिप्टो में आप क्या करते हो और डेरिवेटिव में आप क्या करते हो? ओके, अगर डेरिवेटिव्स में आप 0 डे या 1 डे ऑप्शन खेल रहे हो Yeah. तो दैट प्रोबेबली इज मोर रिस्की देन या क्रिप्टो, यस, because that's even more Yes. volatile than the normal Bitcoin volatility. यस, लेकिन अगर आप डेरिवेटिव्स में जेन्युइनली आर्बिट्राज या Yeah. हेजिंग या उस तरीके से कर रहे हो, हाँ, या तो रिस्क रिटर्न कैलकुलेट करके स्ट्रैडल ट्रायंगल वगैरह कर रहे हो, या तो इट कैन बी मोर ऑफ अ रेगुलर इनकम जनरेटर, ओके, देन द रिस्क इज लेस देन अ क्रिप्टो। करेक्ट, सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट स्ट्रैटेजी Correct. यू आर प्लेइंग विद। करेक्ट, करेक्ट। थैंक यू सो मच सर आपके वैल्यूएबल इंसाइट्स के लिए। आई एम श्योर इन्वेस्टर जब ये पॉडकास्ट रिलीज होगा तो काफ़ी कुछ सीखेंगे ये पॉडकास्ट से। थैंक यू सो मच। ऑलवेज प्लेजर, नाइस मीटिंग यू। दोस्तों, अगर आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक इंडिविजुअल वेल्दी बनेगा तो कंट्री वेल्दी बनेगा। थैंक यू सो मच।